स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। विषय लेकर आया हूँ धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं। एक बार फिर सभी बच्चों को जो उनके सवाल होते हैं किसी भी कवि के जीवन परिचय को लेकर, सबका एक साझा सवाल होता है कि कवि का जीवन परिचय लिखा जाए या उनके साहित्यिक विशेषताएं। किसी भी कवि या किसी के साहित्यकार का जीवन परिचय उसके साहित्यिक साधना भी उनका जीवन ही होता है, इसलिए उनकी काव्य या साहित्यिक विशेषताओं को लिखे बिना जीवन अधूरा है। जब आप उनकी साहित्यिक साधना और साहित्य की साधना की या काव्यगत विशेषताओं के बारे में लिखेंगे तभी उनके जीवन परिचय को जो है आप पूर्णतः समझ पाएंगे और सामने वाले को समझा भी पाएंगे। आइए शुरू करते हैं धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। धर्मवीर भारती, सबसे पहले किसी भी कवि के जीवन परिचय को जानना तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में। आइए देखते हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक काल के समकालीन कविता के प्रमुख कवि के साथ साथ एक सफल नाटककार हैं और एक सफल उपन्यासकार हैं, और उनके साथ साथ वो बहुत बड़े सामाजिक चिंतक माने जाते हैं। अब आइए उनके जन्म को के बारे में जानते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो मैंने पॉइंट लिए इनके जन्म के बारे में, ये एक एक पॉइंट के रूप में है, लेकिन जब आप पेपर में लिखो तब इनको जो है एक अनुच्छेद के रूप में, पैराग्राफ के रूप में आपने इनको लिखना होता है ताकि लिखने में ये सुंदर लगे। अब आइए जानते हैं इनके जन्म के बारे में। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद के अतरसुया मोहल्ले में 25 सितंबर 1926 में इनका जन्म हुआ। और आइए जानते हैं धर्मवीर भारती जी के माता और पिताजी का क्या नाम था। धर्मवीर भारती जी के पिताजी का नाम चिरंजीव लाल और माता का नाम श्रीमती चंदी देवी था। आइए जानते हैं धर्मवीर भारती जी की शिक्षा कहां की। धर्मवीर भारती जी की आरंभिक शिक्षा जो है डीएवी हाई स्कूल इलाहाबाद, इंटर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनकी जो है सारी ये जो उच्च शिक्षा है हिंदी में हुई है। एमए और पीएचडी हिंदी विषय से इन्होंने पास किया। आइए इन्होंने जीवन यापन के लिए क्या क्या कार्य की। सबसे पहले अध्यापन कार्य इन्होंने किया अपने जीवन में, और इनके साथ साथ धर्मयुग एक साप्ताहिक पत्र था, इनका जो है इन्होंने संपादन कार्य किया, और इनको जो है भारत सरकार की ओर से जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्मश्री 1972 में मिला। इनके बाद भी और बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जो पद्मश्री होता है वो इनको 1972 में मिला। और विलक्षण प्रतिभा का धनी, साहित्य का अनूठा लेखक 4 सितंबर 1997 को हमसे विदा हो गए। आइए जानते हैं धर्मवीर भारती जी के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इस पॉइंट में बच्चे बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसमें भ्रम की स्थिति में आते हैं। उनकी साहित्य रचनाएं, काव्य कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, कहानी संग्रह कौन सा है, निबंध संग्रह कौन सा है। आप या तो इनको पूरी तरह से याद कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप रचना संसार या प्रमुख रचनाएं लिख के इनकी सिर्फ नाम लिख दीजिए। लेकिन फिर भी मैंने जो है आसानी के लिए सभी विद्यार्थियों को आराम से अच्छे से समझ में आ जाए, उनको अलग अलग जो है रखा है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया इनके जो है प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। उसके बाद अंधा युग इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद व टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके बाद गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठेले पर हिमालय और पश्यंती, ये इनके निबंध संग्रह हैं।
मैंने जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो ही अपने इस व्याख्यान में सम्मिलित की हैं। अब आइए काव्यगत या साहित्यिक विशेषताएं जानते हैं। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को मैं याद करा रहा हूं कि ऊपर का जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं आप नहीं बताएंगे, इसका मतलब आप आधा सवाल हल कर रहे हैं। पूरा सवाल जब तक आप साहित्यिक विशेषताएं किसी साहित्यकार, चाहे वो लेखक के रूप में है या कवि के रूप में है, तो उसकी लेखक के रूप में है तो उनकी जो है नाटक या उपन्यास की जो है विशेषताएं वो बतानी होंगी, या कवि के रूप में उनकी कविताओं की विशेषताएं आपको अवश्य बतानी चाहिए। चलिए बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की। प्रेमानुभूति या प्रणयानुभूति कि धर्मवीर भारती जी प्रेम के जो है उपासक कवि हैं और वो खुलकर अपने प्रेम को जो है अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं और वो जीवन के लिए प्रेम को आवश्यक मानते हैं और अपनी प्रेयसी में वो देखते हैं, अपनी प्रेमिका में। तो एक कविता में ये कहते हैं, अगर सच पूछो मेरी प्राण, अगर सच पूछो मेरी प्राण, व्यर्थ है स्वर्ग नरक का अनुमान। कि व्यर्थ में लोग स्वर्ग और नरक का अनुमान लगाते हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट में स्वर्ग, तुम्हारे आंसू में भगवान। वो अपनी प्रेमिका को इस दृष्टिकोण से देखते हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से उनकी प्रेमानुभूति व्यक्त करते हैं। और एक कविता इनकी है फागुन की एक शाम। इन कविता में भी जो है उनकी जो है प्रेम की कहानी दर्शाई गई, जो बी 5th सेमेस्टर के सिलेबस में है। उस कविता में भी जो है इनकी प्रेम की अनुभूति को दर्शाया गया है कि वो अपनी प्रेयसी को याद कर रहे हैं और वो कुछ घाट के रास्ते पर वो आती थी, कैसे मिलती थी, कैसे उनमें एक दूसरे की बातों में तकरार होती थी, कैसे नाराजगी होती थी, वो सब वर्णन फागुन की एक शाम कविता में दिए गए। उसके बाद है पौराणिक कथाओं का वर्णन। धर्मवीर भारती ने अपनी कविताओं में पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को उठाकर जो है नए तरीके से नवीन बोध के साथ प्रस्तुत किया है। और वो उनका नवीन बोध आता है रथ का टूटा पहिया, कनुप्रिया और विप्रलब्धा कविताओं में देखने को मिलता है। और वो कहते हैं उस पौराणिक कथा को कि कौन था वह जिसने तुम्हारे बाहों के आवर्त में समय को ललकारा था। तुम्हारे बाहों के आवर्त, आवर्त होता है घेरा, आलिंगन, और मैं समय को ललकारा था। समय को ललकारा मतलब राधा और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो अंतर्जातीय प्रेम था। ये बात हमें सूरदास के साहित्य से भी और इनके साहित्य से भी के माध्यम से हमें पता चलती है। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज के दौर में जो जातीय जो बंधन है वो टूटने चाहिए। ये उनका जो है नवीन दृष्टिकोण है कि नवीन दृष्टिकोण से, नवीन बोध से जो है पौराणिक कथाओं का वर्णन इन्होंने अपने कविताओं में किया है। उसके बाद नव निर्माण का संदेश, अगली जो विशेषता है कि जीवन में जो है बहुत आवश्यकता है अभी भी मनुष्य को काम करने की, और मनुष्य को लगातार काम करने की प्रेरणा अपनी कविताओं के माध्यम से धर्मवीर भारती जी दे रहे हैं। और जो है इनकी कविता जो है, एक कविता की जो पंक्तियां हैं वो है, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता। देवता जिसको कहते हैं कमीरा वर्ग, जो निर्माण करता है, काम करने वाला है, कि वो थकान भूल जा काम करे। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी धरा, यानी कि धरती पर जो है अभी काम पूरा नहीं हुआ। मनुष्य को अभी बहुत आवश्यकता है कि इस धरती पर काम करने की। इसलिए धर्मवीर भारती जी नवनिर्माण की प्रेरणा जो है अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से दे रहे हैं। उसके बाद समाज के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण है इनका। समाज को जो है इस नजरिए से देखते हैं कि वो सोचते हैं कि समाज में हर एक चीज के लिए महत्व है, चाहे सुख है, दुख है, अच्छाई है, बुराई है, ऑफिस जाना है, घर में बर्तन है, सामान है, ऑफिस के जो है मेज है, कुर्सी है, कुलीग है, विभिन्न संस्थान है, जीवन में हर एक चीज के लिए महत्व। इसलिए धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण है, वो कहते हैं कि समाज में हर एक चीज के लिए जो है जगह है और हर चीज से मिलकर ये समाज बना है। और समाज उन चीजों के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में, उन संस्थानों के बारे में, चाहे वो वेतन भत्ते हो, हर चीज के बारे में जो है
हर इंसान, हर समाज जो है प्रभावित होता है। इसलिए वो अपने दृष्टिकोण को एक कविता के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जीवन कुछ इतना विराट, इतना व्यापक है। फूल, मोमबत्तियां और सपने, कविता की ये पंक्तियां हैं। जीवन कुछ इतना विराट, इतना व्यापक है, उसमें सबके लिए जगह है, सबका महत्व है। उसके बाद है बौद्धिकता का परिचय। धर्मवीर भारती जी अपनी कविताओं में बौद्धिकता का परिचय देते हैं और वो भली भांति जानते हैं, विशेषकर जो है गुलाम बनाने वाले कविता में जो है उन्होंने जो है इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। गुलाम बनाने वालों का दृष्टिकोण या आने का तरीका चाहे भले कुछ रहा हो, चाहे वो खैबर दर्रे से घोड़ों पर सवार होकर आए हों, चाहे फिर जो है मुगल काल में वो व्यापारिक जो है पत्थर लेके आए हों, या उसके बाद जो है यूरोपियन देश अन्य जो आए, चाहे वो सांस्कृतिक गुलामी के लिए, धार्मिक गुलामी के लिए, लेकिन धर्मवीर भारती जी मानते हैं कि गुलामी तो गुलामी है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। इसलिए वो दास्ता को जो है नकारते हैं और बौद्धिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र रहना चाहिए। दास्ता जो है मानव जाति के लिए एक कलंक है। इसलिए उस गुलाम बनाने वाले कविता में उस दास्ता के जो जो तरीके हैं, या जिस तरीके से जो गुलाम बनाने वाले जो है लोगों पर दास्ता जो है उनको दास बनाना चाहते हैं, उन सभी तरीकों का जो है भांडाफोड़ अपनी बौद्धिकता के माध्यम से किया है उन्होंने। उसके बाद है किसान के प्रति प्रेम। ये नवीन दृष्टिकोण के जो है कवि हैं और ये जीवन के हर पहलू पर बात करते हैं और ये आम आदमी से जुड़े हुए कवि हैं। इसलिए किसान के बारे में भी जो है इन्होंने अपनी जो है कलम चलाई है। और जो इनकी कविता बुआई का गीत, छोटी सी कविता है, लेकिन उसके माध्यम से जो है ये कहना चाहते हैं कि किसान केवल फसल ही नहीं बोता, उस फसल के माध्यम से वो बहुत सारे सपने बोता है। और इनकी कविता में क्या कह रहे हैं ये, हम बोएंगे हरी चुनरिया, हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरी मेहंदी, राखी के सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। आंचलिक बोलियों के शब्दों के साथ है। किसान के जीवन से जुड़ी हुई कविता में किसान की पत्नी कहती है कि हम हरी हरी चुनरियां बोएंगे, कजरी मेहंदी और राखी के सूत और सावन की पहली तीज। क्योंकि कजरी, चुनरियां, मेहंदी बोई नहीं जाती है, ये सपने हैं किसान के परिवार के। ये सपने अपनी फसल के माध्यम से जो वो उत्पादन होगा, जो फसल उगेगी उसके खेत में, जब वो फसल पककर घर आएगी तब किसान के परिवार के सारे सपन पूरे होंगे। इसलिए आह्वान करता है कि हे बादल, हे बदरा, पानी दे दे, ताकि किसान अपने सपन फसल के माध्यम से खेत में बोएगा। अब आगे करते हैं अगली जो विशेषता इनकी भाषा शैली। धर्मवीर भारती जी की भाषा शैली जो है तत्सम प्रधान शब्दावली, तत्सम प्रधान शैली है और गंभीर व शुद्ध साहित्यिक भाषा, जिसमें अक्षेत्रीय बोलियां हैं, अक्षेत्रीय बोलियों के विभिन्न शब्दावली है और उन शब्दों के साथ विभिन्न मुहावरों का भी प्रयोग इनकी भाषा में मिल जाता है। और भावात्मक और चित्रात्मक शैली जो शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। और इनके काव्य में काव्य के दोनों रूप, प्रबंध और मुक्तक, दोनों रूप देखने को मिलते हैं। और इनके काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार जो है हम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताओं को जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस व्याख्यान के माध्यम से धर्मवीर भारती के जीवन और उनकी काव्यगत विशेषताओं के सवाल को सभी विद्यार्थी हल कर पाएंगे। धन्यवाद।